अब मेरा अगला टॉपिक है पदार्थ यानी कि मैटर और उसकी अलग अलग अवस्थाएं। हाँ, ये एसएससी, यूपीएससी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी विषय है। बिल्कुल। ये बेसिक साइंस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ क्या है, कितने तरह का होता है और खासकर मिश्रणों को अलग कैसे करते हैं। यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करें। मतलब पहले पदार्थ की अवस्थाएं, फिर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या फर्क है, और फिर वो जो अलग करने के तरीके हैं उन पर बात करें। और वो नई अवस्थाएं भी तो हैं, प्लाज्मा और बीईसी। जी हाँ, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उन पर भी आखिर में चर्चा करेंगे। बढ़िया। तो शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी अवस्थाओं से, ठोस, द्रव और गैस। इनमें मतलब मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, मुख्य अंतर है कणों की स्थिति, उनकी ऊर्जा और उनके बीच का खिंचाव, मतलब आकर्षण बल। ठोस में कण एकदम पास पास होते हैं, कसकर बंधे हुए, इसलिए हिलते डुलते कम है, तो उनकी गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। और खिंचाव? खिंचाव यानी आकर्षण बल सबसे ज्यादा। इसीलिए तो ठोस का अपना एक आकार होता है, एक आयतन होता है जो बदलता नहीं आसानी से। ठीक है। और गैस में फिर एकदम उल्टा होगा? हाँ बिल्कुल, गैस में कण बहुत दूर दूर भागते रहते हैं, उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और एक दूसरे को खींचते लगभग हैं ही नहीं, मतलब आकर्षण बल ना के बराबर। तभी वो फैल जाती है पूरे कमरे में। सही, इसीलिए गैस का ना तो अपना कोई आकार होता है, न ही आयतन। जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार, उसी का आयतन ले लेती है। और द्रव, वो इन दोनों के बीच में कहीं? हाँ, द्रव बीच की स्थिति है। कणों में थोड़ी दूरी होती है, ठोस से ज्यादा, गैस से कम। उनमें ऊर्जा भी ठोस से ज्यादा, गैस से कम होती है और आकर्षण बल भी बीच का ही रहता है। इसीलिए वो बहते हैं पर उनका आयतन फिक्स रहता है। बिल्कुल, आयतन निश्चित होता है पर आकार बर्तन के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, ये अवस्थाएं तो समझ आ गई। अब पदार्थ को उसकी बनावट के आधार पर कैसे बांटते हैं? हाँ, तो रासायनिक बनावट के हिसाब से देखें तो पदार्थ दो मुख्य तरह का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस? जी, शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं। जैसे कि लोहा हो गया या सोना, पानी, चीनी, ये सब? बिल्कुल सही, ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। अब शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, वो कौन से? तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व मतलब सबसे सिंपल फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन। हाँ, तत्व वो है जिसे और सरल चीजों में नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी रासायनिक तरीके से, जैसे ऑक्सीजन, O2, लोहा Fe, सोना Au, ये सब तत्व है। और यौगिक, कंपाउंड? यौगिक तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में केमिकली जुड़ते हैं, जैसे पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, या नमक NaCl सोडियम और क्लोरीन से। अच्छा, और इन्हें वापस तोड़ा जा सकता है? हाँ, यौगिकों को रासायनिक तरीकों से वापस उनके तत्वों में तोड़ा जा सकता है। पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। समझ गया। तो ये हुए शुद्ध पदार्थ। अब दूसरा टाइप था मिश्रण यानी मिक्सचर। जी, मिश्रण जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें दो या ज्यादा पदार्थ बस मिले होते हैं किसी भी अनुपात में, उनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। मतलब फिजिकली मिक्स होते हैं? हाँ, कह सकते हैं। और इनकी कोई फिक्स बनावट या कंपोजिशन नहीं होती। आप कम चीनी मिलाएं या ज्यादा, वो रहेगा मिश्रण ही। अच्छा। और मिश्रण भी अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, समांगी यानी होमोजीनस और विषमांगी यानी हेट्रोजीनस। समांगी, होमो मतलब एक जैसा, जैसे चीनी और पानी का घोल, सब एक सा दिखता है। बिल्कुल सही। समांगी मिश्रण में घटक इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि पूरा मिश्रण एक जैसा ही दिखता है। आप उसमें अलग अलग चीजें पहचान नहीं सकते। कोई और उदाहरण? हवा। हवा भी कई गैसों का समांगी मिश्रण है, या पीतल जो तांबे और जस्ते का ठोस मिश्रण है। इन्हें विलयन भी कहते हैं। विलयन। सॉल्यूशन। हाँ, विलयन में कण इतने छोटे होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम, कि वो दिखते नहीं और वो टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाते। टिंडल प्रभाव वो क्या होता है? टिंडल प्रभाव मतलब जब प्रकाश की किरण किसी मिश्रण से गुजरती है तो क्या वो फैलती है, उसका रास्ता दिखता है। विलयन में कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश को फैलाते नहीं। ओके। और विलयन में दो चीजें होती है ना, विलेय और विलायक? हाँ, विलय सोल्यूट वो है जो घुलता है, कम मात्रा में होता है अक्सर,
और विलायक सॉल्वेंट वो है जिसमें घोला जाता है, ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे चीनी पानी में चीनी विलेय, पानी विलायक। अच्छा, ये सांद्र और तनु विलयन भी कुछ होता है? हाँ, वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर विलायक की तुलना में विलेय ज्यादा है तो वो सांद्र विलयन है, अगर विलेय बहुत कम है तो तनु विलयन। और संतृप्त सैचुरेटेड? संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और ज्यादा विलेय नहीं घोल सकता, मतलब घोलने की सीमा आ गई। समझ गया। तो ये तो हुए समांगी मिश्रण, अब विषमांगी हेट्रोजेनस। विषमांगी मिश्रण में घटक अलग अलग रहते हैं और पूरी बनावट एक जैसी नहीं दिखती। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीजें मिली हैं। जैसे पानी में रेत या तेल और पानी? बिल्कुल, ये विषमांगी है। अब इसमें भी दो खास तरह के मिश्रण हैं जो हमें पता होने चाहिए, निलंबन सस्पेंशन और कोलॉइड। कोलॉइड, निलंबन, सस्पेंशन, ये शायद वो है जिसमें कण थोड़े बड़े होते हैं और अगर छोड़ दें तो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी वाला गंदला पानी। एकदम सही। निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। वो आसानी से दिख जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। और कोलॉइड, ये क्या बला है? कोलॉइड बड़ा दिलचस्प है। इसके कण विलयन से तो बड़े होते हैं लेकिन निलंबन से छोटे, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अच्छा, तो ये दिखते कैसे हैं? ये देखने में अक्सर समांगी लगते हैं, मतलब एक जैसे दूध या स्याही या शेविंग क्रीम, धुंध, पर असल में होते विषमांगी हैं। कण इतने छोटे होते हैं कि नीचे नहीं बैठते आसानी से। तो इनमें और विलयन में क्या फर्क हुआ फिर? मुख्य फर्क है टिंडल प्रभाव। कोलॉइड के कण विलयन के कणों से थोड़े बड़े होने के कारण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। अगर आप टॉर्च की रोशनी दूध के ग्लास से गुजारेंगे तो आपको रोशनी का रास्ता दिखेगा। ये टिंडल प्रभाव है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। दूध एक कोलॉइड है और टिंडल प्रभाव दिखाता है, ठीक है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इन मिश्रणों को अलग कैसे करें? ये परीक्षाओं में बहुत आता है। हाँ, ये सेपरेशन टेक्निक्स काफी पूछी जाती हैं। कई तरीके हैं और कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा ये मिश्रण के घटकों के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे आम वाला, नमक और पानी। हाँ, अगर एक घुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना हो, जैसे नमक को पानी से, तो सबसे आसान है वाष्पीकरण। पानी को गर्म करके भाप बना दो, नमक पीछे रह जाएगा। ठीक है। और वो जो वॉशिंग मशीन जैसा गोल गोल घुमाते हैं लैब में, उसे अपकेंद्रण कहते हैं। बहुत तेजी से घुमाने पर घनत्व के आधार पर चीजें अलग हो जाती हैं। भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के ऊपर आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे दूध से क्रीम निकालने में या ब्लड और यूरिन टेस्ट में अलग अलग घटकों को अलग करने के लिए लैब में। अच्छा, और अगर दो ऐसे द्रव हों जो घुलते नहीं आपस में, जैसे तेल और पानी? उनके लिए पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। ये एक खास तरह की कीप होती है जिसमें नीचे नल लगा होता है। मिश्रण को इसमें डालकर छोड़ देते हैं। तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, पानी भारी होने के कारण नीचे। फिर नल खोलकर पहले पानी निकाल लेते हैं, फिर तेल। सिंपल। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस बन जाती हैं, द्रव नहीं बनती, जैसे कपूर। हाँ, अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा ही है। तो अगर कपूर और नमक का मिश्रण हो, उसे कैसे अलग करेंगे? उसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि है। मिश्रण को गर्म करेंगे तो कपूर सीधे भाप बन जाएगा। इस भाप को कहीं और इकट्ठा करके ठंडा कर लेंगे तो वापस ठोस कपूर मिल जाएगा, नमक वहीं नीचे रह जाएगा। ये भी बढ़िया है। अच्छा, अगर दो ऐसे द्रव मिले हों जो घुल जाते हैं पर उनके उबलने के तापमान मतलब क्वथनांक अलग अलग हों, जैसे एसीटोन और पानी, उसके लिए आसवन तकनीक है। मिश्रण को गर्म करते हैं, जिसका क्वथनांक कम होता है, जैसे एसीटोन का पानी से कम है, वो पहले भाप बनकर उड़ेगा। फिर उस भाप का क्या करते हैं? उस भाप को एक ठंडी नली से गुजारते हैं, जिसे कंडेंसर कहते हैं। वहां वो ठंडी होकर वापस द्रव बन जाती है और उसे अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। पानी पीछे रह जाता है। और अगर क्वथनांक बहुत पास हो तो? तब प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक खास कॉलम लगा होता है जो उन्हें और अच्छे से अलग करता है। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल वगैरह अलग करने में ये यूज होता है। एक और नाम सुना मैंने, क्रोमेटोग्राफी।
ये क्या चीज़ है? क्रोमैटोग्राफी बहुत ही पावरफुल तकनीक है, खासकर तब काम आती है जब एक ही विलायक में कई चीजें घुली हों और उन्हें अलग करना हो। जैसे? जैसे काली स्याही, वो असल में कई रंगों का मिश्रण होती है। क्रोमैटोग्राफी से उन रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर खून में ड्रग्स का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये काम कैसे करती है? ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि अलग-अलग पदार्थ किसी सतह पर अलग-अलग तरह से चिपकते हैं या सोखे जाते हैं, एड्सॉर्प्शन, और विलायक के साथ अलग-अलग गति से आगे बढ़ते हैं, तो वो अलग-अलग हो जाते हैं। काफी तरीके हैं मतलब। हाँ, और ये सब बहुत उपयोगी है इंडस्ट्री और लैब में। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई सामान्य अवस्थाएं और मिश्रण, पर वो जो दो और अवस्थाओं की बात हुई थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जी हाँ, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। चौथी अवस्था, ये कैसी होती है? ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वाली अवस्था है। सोचिए, गैस को और ज्यादा गर्म किया जाए, इतना कि परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ही अलग हो जाए, तो बचते हैं आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी आयनित गैस को प्लाज्मा कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे सूरज और दूसरे तारे, वो सब प्लाज्मा अवस्था में ही है। बिजली जब कड़कती है, उसमें भी प्लाज्मा बनता है। ट्यूबलाइट और नियॉन साइन बल्ब में भी प्लाज्मा होता है। अच्छा, और इसके गुण? ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है और अक्सर चमकता है। दिलचस्प। और वो पांचवी अवस्था, जिसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस पर है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। हाँ, बीईसी, पदार्थ की पांचवी अवस्था। इसकी भविष्यवाणी सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 में की थी, जिसे आइंस्टीन ने और आगे बढ़ाया। और ये बनती कैसे है? ये तब बनती है जब बोसॉन नाम के कणों की एक गैस को बहुत ही कम घनत्व पर परम शून्य तापमान के बहुत बहुत करीब ठंडा किया जाता है। परम शून्य मतलब कितना ठंडा? लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस। वो तापमान जहां सैद्धांतिक रूप से कणों की सारी हरकत रुक जाती है। इस तापमान के बेहद करीब ले जाकर बीसी बनता है। बाप रे, इतना ठंडा? हाँ, और इस अवस्था में सारे परमाणु मिलकर एक सुपर एटम जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसे पहली बार लैब में 1995 में बनाया गया था। और नोबेल प्राइज भी मिला था शायद। जी हाँ, कॉर्नेल, विमन और कैट्रेल को 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था बीईसी को प्रायोगिक रूप से बनाने और उसके गुणों का अध्ययन करने के लिए। कमाल है। तो मतलब पदार्थ की दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा और बीईसी भी हैं। बिल्कुल, और ये समझना हमारे लिए, खासकर परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत जरूरी है ही, साथ ही अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में भी मदद करता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं, उसके वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, फिर समांगी, विषमांगी, विलयन, कोलाइड, निलंबन, इन सबको समझा। और साथ ही मिश्रणों को अलग करने की खास विधियां भी देखीं, वाष्पीकरण से लेकर क्रोमैटोग्राफी तक। और अंत में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसी अनोखी अवस्थाओं पर भी बात की। जी, पदार्थ की इन अवस्थाओं और पृथक्करण की विधियों के दैनिक जीवन में और क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। और एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए, क्या भविष्य में पदार्थ की और भी अवस्थाएं खोजी जा सकती हैं? और अगर हाँ, तो उनके गुण क्या हो सकते हैं? इस पर विचार कीजिएगा। अब मेरा अगला टॉपिक है परमाणु, एटम। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी और यूपीएससी के लिए परमाणु की संरचना और इससे जुड़े जो सिद्धांत हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल बुनियादी रसायन विज्ञान का हिस्सा है, पर सवाल यहीं से बनते हैं और यहीं अक्सर चूक हो जाती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और परमाणुओं को समझने की कहानी वो शुरू होती है रासायनिक संयोजन के कुछ बेसिक नियमों से। सोचिए, बिना नियमों के विज्ञान कैसे आगे बढ़ता? सही बात है। ये नियम लैवोसियर और जोसेफ प्रूस्ट जैसे वैज्ञानिकों ने दिए थे। इनमें दो मुख्य हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब सीधी सी बात है, किसी रासायनिक क्रिया में आप जितना पदार्थ डालते हैं, क्रिया के बाद भी कुल उतना ही पदार्थ रहता है। अच्छा, बस उसका रूप बदल जाता है। द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। अच्छा, यानी तराजू के दोनों पल्ले बराबर रहेंगे, क्रिया से पहले और बाद में। हाँ। और दूसरा नियम? दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये कहता है कि किसी भी शुद्ध यौगिक में जो तत्व होते हैं वो हमेशा अपने वजन के हिसाब से एक फिक्स्ड रेशो में ही मिलते हैं।
ओके। जैसे पानी आप कहीं से भी लें, नदी से, समुद्र से या लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो हमेशा 1.8 ही रहेगा। ये नियम यौगिकों की शुद्धता और उनकी क्या कहते हैं निश्चित बनावट की गारंटी देता है। ये तो नींव के पत्थर जैसे हो गए। इन्हीं के आधार पर फिर जॉन डाल्टन ने परमाणु का पहला विस्तृत मॉडल दिया है ना? हाँ बिल्कुल। डाल्टन ने नियमों को समझाया और कहा कि हर पदार्थ बेहद छोटे कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। डाल्टन की बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अविभाज्य। और न ही बनाया या नष्ट किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी तो कहा था कि एक ही तत्व के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वजन में भी, गुणों में भी। सही। जबकि अलग-अलग तत्वों के परमाणु अलग-अलग, और यौगिक वो इन अलग-अलग परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनते हैं। रासायनिक क्रिया में बस ये परमाणु अपनी जगह बदलते हैं, साथ ही बदलते हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। डाल्टन का सिद्धांत उस समय के लिए मतलब क्रांतिकारी था। उसने रसायन विज्ञान को एक दिशा दी। लेकिन विज्ञान रुकता कहाँ है? जल्द ही पता चला कि डाल्टन की वो अविभाज्य वाली बात वो पूरी तरह सही नहीं थी। परमाणु के अंदर भी कुछ है। हाँ, यही एंट्री होती है उप परमाणुविक कणों की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कौन कौन से थे? हाँ, तो इसमें मुख्य 3 खिलाड़ी सामने आए। सबसे पहले जे थॉमसन ने 1897 में खोजा इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। फिर गोल्डस्टीन और बाद में रदरफोर्ड के काम से पता चला प्रोटॉन का, जिस पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो परमाणु के अंदर ये 3 कण मिले। अच्छा। अब सवाल उठा कि ये रहते कैसे हैं अंदर? यहीं से परमाणु के अलग-अलग मॉडलों की कहानी शुरू हुई। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, जिसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहते हैं हम लोग। हाँ, वही। थॉमसन ने कल्पना की कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें वैसे ही धसे हैं जैसे तरबूज में बीज या जैसे पुडिंग में प्लम। अच्छा। उनका कहना था कि कुल नेगेटिव चार्ज और कुल पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसीलिए परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सुनने में तो ठीक लगता है, पर यह मॉडल ज्यादा टिका नहीं शायद। फिर आया रदरफोर्ड का धमाका, उनका वो सोने की पन्नी वाला प्रयोग। अरे वो प्रयोग तो मील का पत्थर था। रदरफोर्ड ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर तेज गति वाले अल्फा कणों की बौछार की। ये अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। हाँ। तो हुआ ये कि ज्यादातर कण तो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए, एकदम सीधे निकल गए। इसका मतलब ये कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। वाकई। और कुछ कण थोड़े मुड़े भी थे, और बहुत ही कम। लगभग 20,000 में से एक वो तो ऐसे थे जो 180 डिग्री पर वापस आ गए, जैसे किसी ठोस चीज से टकराए हों। बिल्कुल। इसी से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का सारा धन आवेश और लगभग सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी सी जगह में केंद्रित है, बहुत छोटी सी। उसे उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग 1 लाख गुना छोटा है। सोचिए कितना खाली है परमाणु अंदर से। कमाल है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी एक पेच था, है ना? उस स्थिरता वाली बात। हाँ, वो एक बड़ी दिक्कत थी। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसे लगातार ऊर्जा रेडिएट करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते मतलब एक स्पाइरल पाथ पर चलता हुआ नाभिक में गिर जाता। ओह। मतलब परमाणु तो पल भर में खत्म हो जाता। पर असल में परमाणु तो स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये तो बड़ी पहेली थी। तो इस गुत्थी को सुलझाया नील्स बोर ने 1913 में। बोर ने क्या अलग बताया? बोर ने कहा कि देखो भाई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। वो केवल कुछ खास निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। अच्छा, फिक्स्ड ऑर्बिट्स। हाँ, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिन्हें ऊर्जा कोश या एनर्जी शेल्स कहते हैं। जैसे सीढ़ियों पर आप किसी एक पायदान पर ही खड़े हो सकते हैं, बीच में हवा में नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में है, वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा और परमाणु स्थायी बना रहेगा। इन कोशों को K, L, M, N या फिर 1, 2, 3, 4 नंबरों से दिखाते हैं। तो ये तो हुई परमाणु की संरचना की कहानी, मतलब नियमों से लेकर डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर तक।
पर परमाणुओं को पूरी तरह समझने के लिए कुछ और बातें जानना भी जरूरी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आयन्स, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या पाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है ना, और वो आयन बन जाता है। अच्छा। इलेक्ट्रॉन पाने पर ऋणायन बनता है, नेगेटिव चार्ज वाला, और इलेक्ट्रॉन खोने पर धनायन, पॉजिटिव चार्ज वाला। और दो बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A। ये तो जैसे परमाणु के लिए पहचान पत्र जैसे हैं। एकदम सही कहा। परमाणु क्रमांक Z वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। यही किसी तत्व की असली पहचान है, क्योंकि ये हर तत्व के लिए अलग होती है, यूनिक। हाँ। और एक उदासीन परमाणु में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होती है। और द्रव्यमान संख्या A वो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का जोड़ है। इन्हीं से जुड़े कुछ और शब्द हैं जो कभी-कभी कंफ्यूज करते हैं, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इनमें क्या अंतर है, जरा ये भी साफ कर दीजिए। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही एलिमेंट के। इनका परमाणु क्रमांक Z तो समान होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं, पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने से द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो जाती है। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन वाले। बिल्कुल, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। Z सबका 1 है, पर A अलग अलग। इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है। और संभारिक आइसोबार्स, संभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है, पर परमाणु क्रमांक Z भिन्न होता है, एलिमेंट ही अलग होते हैं। ओके। और सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, नाम से थोड़ा अंदाजा लग रहा है। हाँ, न्यूट्रॉन सेम। बिल्कुल, वो परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, चाहे वो किसी भी तत्व के हों। प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन सेम। ये अंतर समझना परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। और आखिर में तत्वों के प्रतीक यानी सिंबल्स की बात, हम जो ये HON वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये विचार व्यवस्थित रूप से बजीलियस ने दिया था, है ना? हाँ, प्रतीकों का सिस्टमैटिक तरीका बजीलियस ने दिया। हालांकि डाल्टन ने भी अपने तरीके से कुछ प्रतीक इस्तेमाल किए थे शुरू में। तो ये थी परमाणु की दुनिया की एक झलक, शुरुआती नियमों से लेकर आधुनिक समझ तक, और कुछ जरूरी परिभाषाएं भी। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया इसमें। परमाणु की दुनिया वाकई कितनी फैसिनेटिंग है ना? बिल्कुल। इन मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? सुनने वालों के मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, जरूर। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। सोचिए, अगर डाल्टन का सिद्धांत कि परमाणु अविभाज्य है वही सही साबित होता तो आज विज्ञान, खासकर रसायन और भौतिकी, कहाँ होता? क्या हम आज की तकनीक तक पहुंच पाते? क्या होता? सोचिएगा जरा। अब मेरा अगला विषय है आवर्त सारणी, मतलब पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कुछ बिल्कुल बुनियादी और बेहद जरूरी है तो वो यही है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, इतने सारे एलिमेंट्स बिखरे हुए थे पहले, तो उन्हें एक तरतीब देना, उनके बिहेवियर को समझना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये कहानी असल में कई वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी सोच की कहानी है। चलिए इसे समझते हैं, खासकर एग्जाम के नजरिए से। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है उन शुरुआती कोशिशों से जब वैज्ञानिकों ने एलिमेंट्स के बीच कोई पैटर्न, कोई रिश्ता ढूंढना शुरू किया। पैटर्न? हाँ। मकसद था कि इन्हें इनके गुणों के आधार पर कैसे ग्रुप किया जाए। तो सबसे पहले कौन आया? शायद डॉबेराइना? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं डॉबेराइनार की। साल था 1817। उन्होंने दिया त्रिक का नियम, लॉ ऑफ ट्रायड्स कहते हैं इसको। त्रिक मतलब 3? जी। उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और इसमें खास बात ये थी कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का लगभग एवरेज होता था। अच्छा, लगभग एवरेज। ये तो काफी इंटरेस्टिंग शुरुआत थी। हाँ, एक शुरुआती लेकिन कह सकते हैं महत्वपूर्ण कदम था, पर ये ज्यादा चला नहीं। ओके। फिर 1864-55 के आसपास आए न्यूलैंड्स, और उनका था अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अष्टक जैसे संगीत में होता है, सारे गामा। बिल्कुल वही, जैसे संगीत में 8वां सुर पहले जैसा होता है। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अगर बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखें, हाँ, तो हर 8वें एलिमेंट के जो गुण हैं वो पहले वाले एलिमेंट जैसे होते हैं। अच्छा, पर ये कहाँ तक चला? दिक्कत ये थी कि ये बात सिर्फ कैल्शियम तक ही ठीक से लागू हुई। ओहो,
सिर्फ कैल्शियम तक? हाँ, और बाद में जब नोबल गैसेस मिली तब तो ये नियम मतलब पूरी तरह फिट नहीं बैठा। समझ गई। तो ये भी पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। हाँ। इसी दौरान लोथर मेयर भी थे ना? जी हाँ, लोथर मेयर में भी अपना काम किया। उन्होंने ग्राफ्स वगैरह बनाए एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच। उन्होंने पहली बार पीरियोडिक ट्रेंड्स को, मतलब गुणों में जो बदलाव आता है एक पैटर्न में, उसको पहचानने की कोशिश की। ग्राफ से पैटर्न समझना। हाँ, लेकिन असली पहचान और जो ज्यादा व्यवस्थित काम था वो किया दिमित्री मेंडेलीव ने 1869 में। मेंडेलीव, इन्हें तो फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बिल्कुल सही। मेंडेलीव का काम सच में क्रांतिकारी था। उस समय जितने तत्व ज्ञात थे, करीब 63, हाँ, 63। उनको उन्होंने बढ़ते हुए रिलेटिव एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया। एक टेबल बनाई जिसमें 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स थे। और उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ अरेंज ही नहीं किया, बल्कि भविष्य में खोजे जाने वाले एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी। अरे वाह, भविष्यवाणी भी। हाँ, और सिर्फ जगह नहीं छोड़ी, उनके प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी भी कर दी कि जो एलिमेंट यहाँ मिलेगा उसका गुण ऐसा होगा, और बाद में वो सही साबित हुआ। कमाल है। उनका नियम था, एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके रिलेटिव एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पर मेंडेलीव की टेबल परफेक्ट तो नहीं थी ना, है ना? कुछ कमियां थी शायद। हाँ, कमियां थी। जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन, वो तय नहीं थी कि कहाँ रखा जाए। हाँ, वो तो आज भी बहस का मुद्दा है थोड़ा। बिल्कुल। और कहीं कहीं ज्यादा मास वाले एलिमेंट को कम मास वाले से पहले रखना पड़ा, प्रॉपर्टीज मिलाने के चक्कर में। अच्छा, क्रम टूट गया मतलब। हाँ, क्रम टूट गया। फिर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो नीचे अलग से रखे जाते हैं, उनके लिए टेबल में सही जगह नहीं थी। तो कमियां थीं, लेकिन फिर भी इसने एक बहुत मजबूत आधार तैयार किया आगे के लिए। तो असली बदलाव कब आया? मतलब आज वाली टेबल कैसे बनी? असली बदलाव आया 1913 में, हेनरी मोज़ले के काम से। मोज़ले? हाँ, हेनरी मोज़ले। उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स से ये बताया कि एलिमेंट की जो असली पहचान है, उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो एटॉमिक मास नहीं है। तो फिर क्या है? वो है एटॉमिक नंबर, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या। Z से दिखाते हैं जिसे। ओ, तो मास नहीं नंबर। ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। यहीं से आधुनिक आवर्त सारणी का जन्म हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यहीं से आया। और वो लॉ क्या कहता है? वो कहता है एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब अब आधार एटॉमिक नंबर हो गया। अच्छा, तो आज की जो टेबल हम देखते हैं वो इसी नियम पर आधारित है? जी हाँ, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। 18 ग्रुप्स? और 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। 7 पीरियड्स? ठीक है। और वो ब्लॉक्स क्या हैं? S, P, D, F। हाँ, वो एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बांटा गया है। मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन के सब शेल में जा रहा है। अच्छा, आखिरी इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जाए तो S ब्लॉक एलिमेंट। ये ग्रुप 1 और 2 हैं। ग्रुप 1 और 2 S ब्लॉक। अगर P सब शेल में जाए तो P ब्लॉक। ये ग्रुप 13 से 18 तक हैं। 13 से 18 P ब्लॉक। इसमें तो काफी सारे नॉन मेटल्स और नोबल गैसें आ जाती हैं। बिल्कुल। फिर अगर D सब शेल में जाए तो D ब्लॉक। ये ग्रुप 3 से 12 तक हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स? हाँ, बीच वाले। और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन F सब शेल में जाए तो वो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये टेबल के नीचे 2 अलग सीरीज में रखे जाते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, समझ गई। अच्छा, एग्जाम्स के लिए कुछ ग्रुप्स के खास नाम भी याद रखने होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे ग्रुप 1 को कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, खाड़ धातु। एल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर उधर P ब्लॉक में ग्रुप 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजेंस। हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन वाले। हाँ, और ग्रुप 18 है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। ठीक है। और हाँ, ग्रुप 15 को पिक्नोटोजेंस और ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। हाइड्रोजन को आमतौर पर ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं, पर उसकी पोजीशन थोड़ी अलग है। राइट। अब सबसे जरूरी चीज पीरियोडिक ट्रेंड्स, मतलब गुणों में बदलाव कैसे होता है टेबल में। हाँ, ये इस टेबल की सबसे बड़ी खूबी है। इसमें एलिमेंट्स के गुण एक निश्चित पैटर्न दिखाते हैं। जैसे आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, हाँ, तो एटम का साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है क्योंकि नए शेल्स जुड़ते हैं। साइज बढ़ता है। और धात्विक गुण,
मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। हाँ, और आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो घटती है, क्योंकि साइज बढ़ गया तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम हो जाती है। अच्छा, साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, एनर्जी कम, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर वो भी नीचे जाने पर घटती है। ओके, तो ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी। परफेक्ट। अब पीरियड में देखें, लेफ्ट टू राइट जाने पर। हाँ, पीरियड में लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। घटता है, क्यों? शेल्स तो वही रहती है। शेल्स वही रहती हैं, पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींचता है, इसलिए साइज सिकुड़ता है थोड़ा। ओ हाँ, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो साइज घटा, और बाकी चीजें? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। एनर्जी ज्यादा लगेगी। हाँ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, साइज घटा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, मेटालिक कैरेक्टर, वो घटता है। लेफ्ट में मेटल्स हैं, राइट में नॉन तो मेटल्स। सही। ये ट्रेंड्स बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। एक और चीज सुनिए, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। दूसरे पीरियड के कुछ एलिमेंट्स जैसे LiBeB के गुण तीसरे पीरियड के उन एलिमेंट से मिलते हैं जो उनके डायगोनली ऑपोजिट होते हैं, जैसे MgAl Si। अच्छा, Li के Mg से, Be के Al से, B के Si से। ऐसा क्यों? इसका कारण उनके साइज और चार्ज रेडियस रेशियो का लगभग समान होना माना जाता है। ओके। अच्छा, कुछ और टर्म्स हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं, जैसे वैलेंसी, संयोजकता। हाँ। वैलेंसी का मतलब है किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने बॉन्ड बना सकता है। ये कैसे निकालते हैं? इसे साधारणतः आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से 4 हैं तो वैलेंसी उतनी ही होती है। 1 2 3 4। हाँ, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 से 8 हैं तो वैलेंसी होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 - 5 = 3 हुई। बिल्कुल। और एलिगेंस स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या ड्यूएट रूल यानी हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाले वो एटम्स या आयन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो, जैसे N3- यानी नाइट्रोजन आयन, O2- यानी ऑक्साइड आयन, F- यानी फ्लोराइड आयन, नियॉन, Na+ यानी सोडियम आयन, Mg2+ यानी मैग्नीशियम आयन। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। समझ गई। और एटॉमिसिटी? एटोमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जैसे 10 इमोबल गैसें हीलियम, नियॉन अकेले रहती हैं तो वो मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन 2 एटम से बनती हैं तो डायएटॉमिक। पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्राइएटॉमिक। हाँ, और सल्फर S8, फास्फोरस P4 जैसे पॉलीएटॉमिक होते हैं। क्लियर है। अच्छा, जाते जाते कुछ खोजों की बात करें। नोबेल गैसों की खोज किसने की? नोबेल गैसों की खोज में विलियम रैमसे का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन की खोज में मदद की। हीलियम को नॉर्मन लॉकियर ने सूरज में खोजा था। रेडॉन की खोज फ्रेडरिक अर्न्स्ट डॉर ने की। और टेक्नीशियम, वो पहला आर्टिफिशियल था ना? हाँ, टेक्नीशियम पहला मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट था। और कुछ एलिमेंट्स के नाम तो वैज्ञानिकों के सम्मान में रखे गए हैं, सीबोर्गियम, मेंडेलिवियम, रदरफोर्डियम। वाह, तो ये थी आवर्त सारणी की कहानी। डोबेराइनर के ट्रिक से शुरू होकर मोज़ले के एटॉमिक नंबर तक का सफर। वाकई ये टेबल सिर्फ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये उनके व्यवहार को समझने का एक शक्तिशाली नक्शा है, एक टूल है। बिल्कुल। आधुनिक आवर्त सारणी काफी हद तक व्यवस्थित और मुकम्मल लगती है, लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में नए तत्वों की खोज या क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी समझ और गहरी होने पर
क्या इस टेबल का स्वरूप फिर से बदल सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। हो सकता है इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर यही रहे, पर शायद हमारी समझ और गहरी हो जाए, या नए सुपर हैवी एलिमेंट्स कुछ नए पैटर्न दिखाएं। शायद ये भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या सोचते हो? क्या पीरियोडिक टेबल में अभी और बदलाव आ सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब हमारा अगला विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। हमारे चारों ओर मतलब लगातार कुछ न कुछ बदलता रहता है ना? पदार्थ बनते हैं, टूटते हैं, ये सब होता कैसे आखिर? चलिए इसी को समझते हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से संयोजन, अपघटन और हाँ वो विस्थापन वगैरह पर भी, जी, और ऑक्सीकरण अपचयन भी। वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से लग रहा है इसमें चीजें जुड़ती होंगी। बिल्कुल, नाम ही बता रहा है संयोजन मतलब जुड़ना। दो या दो से ज्यादा पदार्थ, वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी, मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बना लेते हैं। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प बात है ऊर्जा की। ज्यादातर संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, एक्सोथर्मिक जिसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें गर्मी निकलती है। हाँ बिल्कुल, जब यह अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा या ऊष्मा कह लीजिए बाहर निकलती है, क्योंकि नए बंध बनते हैं ना, तो अक्सर ऊर्जा रिलीज होती है। कोई उदाहरण है इसका? जैसे हाँ, बहुत आम सा उदाहरण है, जैसे कोयले का जलना। कार्बन है, ऑक्सीजन से मिला, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकली? गर्मी, रोशनी, है ना? ये ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, और ऊष्माशोषी इसका उल्टा होगा फिर, एंडोथर्मिक। एग्जैक्टली। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें अभिक्रिया करवाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, वो सोखती है ऊर्जा। ठीक है, तो संयोजन मतलब जुड़ना और अक्सर ऊर्जा का निकलना। हाँ, सामान्यतः यही होता है। ठीक है, अब संयोजन का ठीक उल्टा सोचते हैं, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। इसमें फिर एक चीज टूटती होगी। सही पकड़ा। अपघटन यानी टूटना। एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या उससे ज्यादा सरल पदार्थों में बदल जाता है। और क्योंकि इसमें हमें मौजूदा बंधों को तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा चाहिए। इसीलिए ये अभिक्रियाएं आमतौर पर ऊष्माशोषी होती हैं, एंडोथर्मिक। इनको करवाने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। किस तरह की ऊर्जा? मतलब गर्मी? हाँ, गर्मी भी हो सकती है, प्रकाश यानी रोशनी भी, या फिर बिजली भी। जैसे पानी का वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, हाँ। उसमें हम बिजली देते हैं तो पानी टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ये एक क्लासिक उदाहरण है ऊष्माशोषी अपघटन का। समझ आ गया। संयोजन जुड़ना, ऊर्जा निकलना ज्यादातर, अपघटन टूटना, ऊर्जा लगना। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा वो विस्थापन और दोहली विस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं, उनमें क्या होता है संक्षेप में? विस्थापन मतलब जगह बदलना। हाँ, देखिए, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है ना। ज्यादा रिएक्टिव। हाँ, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट वो किसी कंपाउंड में से, मतलब यौगिक में से, कम रिएक्टिव वाले तत्वों को हटा देता है, धक्का मारकर उसकी जगह खुद ले लेता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का नीला घोल है, उसमें लोहे की कील डाल दी। अब लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। हाँ, तो वो क्या करेगा? कॉपर को घोल से हटा देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। हाँ। तो बन जाएगा आयरन सल्फेट। घोल का रंग नीला से हरा हो जाएगा और कॉपर धातु कील पर जम जाएगी। वाह, ये तो क्रियाशीलता का खेल है पूरा। बिल्कुल, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ काम आती है। ठीक है, तो फिर दोहरी विस्थापन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें 2 बार जगह बदलती है? एक तरह से हाँ, इसमें 2 अलग अलग यौगिक होते हैं और उनके बीच आयनों की अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली? हाँ, मतलब वो अपने साथ ही बदल लेते हैं। ऐसा समझ लीजिए, पहला यौगिक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव से जुड़ जाता है और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से। अच्छा। इसमें अक्सर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जो नीचे बैठ जाता है। उसे अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। जी, जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के घोल मिला दें तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन जाता है और सोडियम क्लोराइड घोल में रह जाता है। दोनों ने अपने आयन बदल लिए। ये भी स्पष्ट हो गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले टाइप पर, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी हैं और ये हमेशा साथ साथ होते हैं, इसीलिए इनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। रेड ऑक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है।
रेडॉक्स, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। हाँ, पुरानी परिभाषा यही है। ऑक्सीकरण मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन? अपचयन ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉन वाली परिभाषा ज्यादा चलती है शायद। बिल्कुल, वो ज्यादा व्यापक है। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखें तो ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। हाँ, इसको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम भी है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ओ, IOL रिग, ये अच्छा है, याद रहेगा। और ये चीजें सिर्फ लैब में नहीं होती, रोज की जिंदगी में भी दिखती है ना? अरे बिल्कुल, सबसे कॉमन उदाहरण तो लोहे में जंग लगना है, कोरोजन जिसे कहते हैं। हाँ, जंग लगना। वो ऑक्सीकरण है। जी, वो लोहे का ऑक्सीडेशन ही है। हवा की ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में होता है, लोहा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वो खाने की चीजों का स्वाद बिगड़ जाता है, बासी हो जाती हैं, चिप्स वगैरह। हाँ, वो भी ऑक्सीडेशन ही है। उसे कहते हैं विकृत गंधता, रेंसिडिटी। खासकर वो चीजें जिनमें तेल या वसा यानी फैट होता है ना, वो हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। फिर उनमें से अजीब सी गंध आने लगती है, स्वाद खराब हो जाता है। तभी चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है। हाँ, लेकिन वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, तो वो ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है और चिप्स ऑक्सीडाइज होने से मतलब बासी होने से बच जाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन इसलिए, समझ गए। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, दोहरी विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रियाएं। हाँ, और साथ में ये भी कि कैसे ऊर्जा का लेन देन होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बिल्कुल। और देखिए, ये अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों या प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। हमारी पूरी इंडस्ट्री, दवाइयों से लेकर प्लास्टिक, खाद, धातु निकालने तक, सब इन्हीं पर निर्भर है। सही बात है। हमारे शरीर के अंदर भी देखिए, पाचन हो रहा है, ऊर्जा बन रही है, बैटरी कैसे काम करती है, सब जगह रासायनिक अभिक्रियाएं ही तो हैं। कभी सोचा है अपने आसपास ऐसी और कितनी प्रक्रियाएं लगातार चल रही होंगी? ये सोचने वाली बात है। अपने आसपास की दुनिया को इस नजरिए से देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। अब हमारा अगला फोकस है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, धातु और अधातु। देखिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, UPSC, स्टेट PCS, उनके लिए ये समझना कि हमारे चारों ओर के तत्व कैसे व्यवहार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जी हैं, क्योंकि सवाल अक्सर इन्हीं के गुणों, इनके अंतरों और हाँ, इनके अपवादों से बनते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो मुख्य गुण हैं, भौतिक और रासायनिक, उन्हें आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इनके भौतिक गुणों से। मतलब ये दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवस्था की बात करते हैं, मतलब स्टेट। हाँ, तो ज्यादातर धातुएं जो हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये कमरे के तापमान पर आपको ठोस मिलेंगे। पर यहीं पर पहला अपवाद आ जाता है, पारा, मर्क्यूरी, Hg। वो तो तरल है, थर्मामीटर में सबने देखा ही होगा। हाँ, और सिर्फ पारा ही नहीं, गैलियम, Ga और सीजियम, Cs भी हैं। इनका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली की गर्मी से ही पिघल सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर अधातुओं को देखें तो वो या तो ठोस होती हैं, जैसे कार्बन या सल्फर, या फिर गैस, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन अधातुओं में भी एक तरल है ना? हाँ, ब्रोमीन, Br। ये अकेली अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं चमक पर, लस्टर जिसे कहते हैं। धातुओं की खास पहचान है ये। सोना, चांदी, प्लैटिनम, इनमें एक चमक होती है। धात्विक चमक, इसीलिए तो गहने बनते हैं इनके। सही कहा। हालांकि कुछ धातुएं जैसे लेड, Pb, वो उतनी चमकदार नहीं होती। और अधातुओं में? अधातुओं में आमतौर पर ये चमक नहीं होती, वो डल दिखती हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ खास है। आयोडीन के क्रिस्टल में चमक होती है। और हीरा तो कार्बन का रूप है, अधातु है, पर उसकी चमक तो लाजवाब है। ग्रेफाइट में भी हल्की सी चमक होती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कठोरता की, हार्डनेस। ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, लोहा, स्टील, ये सब। पर सोडियम और पोटेशियम, हाँ, वो तो इतने नर्म होते हैं कि आप उन्हें चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसे। पारा और गैलियम तो तरल ही हैं लगभग। और अधातुएं आमतौर पे नर्म होती हैं या गैस होती हैं। लेकिन फिर वही बात, हीरा है ना, कमाल की बात। कार्बन एक अधातु और उसी का एक रूप हीरा
दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये दिखाता है कि प्रकृति नियमों के साथ साथ अपवाद भी बनाती है। बिल्कुल, और परीक्षाओं में यही अपवाद फंसाते हैं। सही। अच्छा, अगला गुण है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, मतलब पीटने पर पतली चादर बन जाना। हाँ, ये धातुओं का बड़ा खास गुण है। सोने की वर्क, एल्युमिनियम फॉयल, ये सब इसी गुण के कारण संभव है। हाँ, पर फिर वही पारा, सोडियम, पोटेशियम जैसी नरम धातुएं या जिंक, Zn, जो थोड़ा भंगुर होता है, उनमें ये गुण नहीं होता। और अधातुएं, वो तो भंगुर होती हैं, पीटने पर बिखर जाएंगी, चादर नहीं बनेंगी। गैसों की तो बात ही अलग है। इसी से जुड़ा है तन्यता, डक्टिलिटी, खींचकर तार बनाने की क्षमता। जी, धातुएं तन्य होती हैं। तांबे के तार, सोने के बारीक तार, ये सब इसी गुण के कारण बनते हैं। कहते हैं 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए, पर फिर वही अपवाद, पारा, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये तन्य नहीं होते। और अधातुएं तो तन्य होती ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। धातुओं के ये आमतौर पर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो लोहा, टंगस्टन वगैरह ऊंचे तापमान पर भी ठोस रहते हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इजीली बनता है। पर पारा Hg फिर से यहाँ अपवाद है, उसका गलनांक बहुत कम है। और गैलियम, सीजियम भी। और अधातुओं के गलनांक, क्वथनांक? वो आमतौर पर कम होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो गैसें ही हैं, लेकिन फिर से अपवाद। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, बोरॉन, इनके गलनांक बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। हीरा तो शायद सबसे ज्यादा गलनांक वाले पदार्थों में से है। ये वाकई जरूरी पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। पानी पर तैरते हैं, उनका घनत्व पानी से भी कम है। सही। और अधातुओं का घनत्व कम होता है, पर हीरा। हाँ, हीरा अधातु होते हुए भी काफी घना है। और एक गुण है ध्वाने खोना, सोनरस, मतलब टकराने पर आवाज करना। डन। स्कूल की घंटी याद है, वो धातु की बनी होती है। हाँ, धातुएं टकराने पर आवाज करती हैं, अधातुएं नहीं करती। और अब सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक, चालकता, कंडक्टिविटी, ऊष्मा और बिजली दोनों की। जी, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। गुड कंडक्टर्स। चांदी सबसे बेहतरीन, फिर तांबा, एल्यूमिनियम। इसीलिए बिजली के तार, खाना पकाने के बर्तन, ये सब धातुओं के बनते हैं। पर लेड और पारा, Hg, ये उतने अच्छे सुचालक नहीं हैं तुलनात्मक रूप से। ठीक है। और अधातुएं? अधातुएं सामान्यतः कुचालक होती हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब ऊष्मा या बिजली को आसानी से पास नहीं होने देते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है ना? बिल्कुल। ग्रेफाइट, कार्बन का ही रूप, अधातु, पर बिजली का सुचालक है। इसी वजह से बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। पेंसिल का लेड भी ग्रेफाइट है, वो भी बिजली कंडक्ट करता है। ये दिखाता है कि सिर्फ तत्व ही नहीं, उसकी संरचना भी गुणों को कितना प्रभावित करती है। सही बात है। तो ये तो हो गए मुख्य भौतिक गुण। हाँ, अब जरा इनके रासायनिक व्यवहार पर नजर डालते हैं। ये दूसरे तत्वों से कैसे क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ज्यादातर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये पानी में घुलकर क्षार एल्कली बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार दिखाते हैं। उन्हें उभयधर्मी एम्फोटेरिक कहते हैं। अच्छा, जैसे कौन से? जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, वो बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। पानी से अभिक्रिया की बात करें तो क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये पानी से ठंडे या गर्म क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। कुछ कम क्रियाशील धातुएं भाप से क्रिया करती हैं। और अम्ल से, तनु अम्लों से? ज्यादातर धातुएं तनु अम्लों जैसे HCl, H2SO4 से क्रिया करके लवण, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जैसे जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। पर सोना, प्लैटिनम जैसी अक्रिया धातुएं आसानी से क्रिया नहीं करती। बिल्कुल, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और यहीं पर विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है।
हाँ, वो जिसमें ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। जी हाँ, जैसे अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालें तो लोहा कॉपर को हटा देता है और घोल का रंग हरा आयरन सल्फेट हो जाता है और कॉपर जमा हो जाता है। ये क्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित है। और आयन बनाने की प्रवृत्ति? धातुएं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे Na+, Mg2+, Al3+। और अधातुएं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती हैं। उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे Cl-, O2-, N3-। ये बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति है। हाँ। अच्छा, एक और कैटेगरी है तत्वों की जो ना पूरी तरह धातु है ना अधातु। उपधातु? मेटलॉइड्स। जी। इनमें दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। और ये बहुत उपयोगी हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाने के आधार हैं। इनकी चालकता धातुओं से कम पर अधातुओं से ज्यादा होती है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही चीज कंप्यूटर चिप्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में काम आती है। तो हमने देखा कि धातु और अधातु भौतिक और रासायनिक गुणों में कितने अलग हैं। चमक, कठोरता, चालकता, ऑक्साइड की प्रकृति, आयन बनाने की प्रवृत्ति, सब अलग। हाँ, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि हर नियम के अपवाद हैं। पारा, ब्रोमीन, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम, पोटेशियम, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं अपवादों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, तो सिर्फ सामान्य नियम याद रखना काफी नहीं है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इन अलग-अलग गुणों का आखिर मतलब क्या है? इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन और उद्योगों में क्या असर पड़ता है? जरा और खोलिए इसे। या लोहे के क्यों नहीं, लागत, उपलब्धता और गुणधर्म सब मायने रखते हैं। अच्छा पॉइंट है। और सोचिए, धातुओं को उनके अयस्कों यानी ओर्स से कैसे निकाला जाता होगा। जो धातुएं बहुत क्रियाशील हैं, जैसे सोडियम, उन्हें निकालना मुश्किल होता होगा। जो कम क्रियाशील हैं, जैसे सोना, वो शायद प्रकृति में स्वतंत्र रूप में भी मिल जाती हैं। उनकी क्रियाशीलता उनके निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन के तरीके तय करती है। ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए कि कैसे ये बुनियादी गुण इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और उद्योग को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो बस नियम रटने की बजाय ये सोचना कि ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा गहरी समझ देता है। आप क्या सोचते हैं? इन गुणों, अपवादों और उनके व्यावहारिक उपयोगों के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक है अम्ल, क्षार और लवण। हाँ बिल्कुल, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम इन्हीं के कुछ बेसिक बातें और जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखिए, इन्हें समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और अनगिनत केमिकल रिएक्शंस में इनका रोल है। अच्छा। आज हम खास तौर पर ये देखेंगे कि इन्हें पहचानते कैसे हैं, मतलब अलग अलग इंडिकेटर्स की मदद से। ठीक है, तो शुरुआत अम्ल यानी एसिड से करें। इनका स्वाद खट्टा होता है, ये तो शायद काफी लोगों को पता भी होगा। हाँ, ये तो आम बात है। और इनकी संक्षारक प्रकृति भी होती है, मतलब कोरोसिव। बिल्कुल, कई अम्ल संक्षारक होते हैं, मतलब वो दूसरी चीजों को आप कह सकते हैं धीरे धीरे खराब कर सकते हैं, गला सकते हैं। और इनको मोटे तौर पर दो कैटेगरी में रखते हैं। एक तो जैविक अम्ल जो हमें पौधों या जीवों से मिलते हैं, और दूसरे खनिज अम्ल जिन्हें मिनरल एसिड कहते हैं, वो खनिजों से बनते हैं। अच्छा, और क्षार यानी बेसिस, ये अम्ल से कैसे अलग है, मतलब स्वाद के अलावा? हाँ, स्वाद तो कड़वा होता है इनका, बिटर टेस्ट, और छूने में थोड़े साबुन जैसे, मतलब चिकने महसूस होते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन लैब में या कहीं और हर चीज को चखकर या छूकर तो नहीं देख सकते ना, वो सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इनकी पहचान कैसे होती है? सही सवाल। यहीं पर काम आते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। हाँ, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं, कभी-कभी गंध भी बदल लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे हमें बिना किसी खतरे के पता चल जाता है कि सामने वाली चीज एसिड है या बेस। लिटमस, हाँ ये नाम सुना हुआ है, स्कूल में यूज करते थे शायद, वो नीला और लाल वाला पेपर। हाँ, वही लिटमस पेपर।
ये सबसे कॉमन इंडिकेटर है। ये काम कैसे करता है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन नाम के खास तरह के पौधे से मिलता है। थैलोफाइटा ग्रुप का है ये। ओके। और इसकी खासियत ये है कि अगर आप नीले लिटमस पेपर को किसी एसिड वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। नीला लाल एसिड में, ठीक है। और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी बेस वाले मतलब क्षारीय सोल्यूशन में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। लाल नीला बेस में, ओके, याद रहेगा। अम्ल नीले को लाल, क्षार लाल को नीला। बिल्कुल, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और लिटमस के अलावा भी होते हैं इंडिकेटर्स? हाँ बिल्कुल हैं, कई सारे हैं। जैसे अपनी हल्दी है घर में, टर्मरिक। हाँ, हल्दी तो है ही। अगर हल्दी पर कोई एसिड गिरे तो उसका रंग पीला ही रहता है। अच्छा। लेकिन अगर उस पर कोई बेस गिरे, जैसे साबुन का पानी मान लीजिए, तो वो लाल भूरा रेडिश ब्राउन हो जाता है। कभी कपड़ों पर लगे दाग पर साबुन लगाने से रंग बदलते देखा है? हाँ हाँ, वो लाल जैसा हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो वो बेस की वजह से होता है। सही। इसी तरह फिनोल्फथलीन है, ये लैब में यूज होता है। ये एसिड में रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं, पर बेस में डालते ही गुलाबी मतलब पिंक कलर का हो जाता है। पिंक, ओके। और एक और है मिथाइल ऑरेंज। ये एसिड में लाल रंग देता है और बेस में पीला। एसिड में लाल, बेस में पीला। ठीक है, तो काफी सारे हो गए रंग बदलने वाले। हाँ मैंने कहीं सुना था कि कुछ सूचक गंध से भी पहचान करवाते हैं, स्मेल वाले। हाँ, आपने सही सुना है। उन्हें कहते हैं घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओ, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे प्याज का रस है, वनीला एसेंस जो केक वगैरह में डालते हैं, ओके। या फिर लौंग का तेल। अच्छा, ये सब। हाँ, इनकी खासियत यह है कि एसिड के कांटेक्ट में इनकी अपनी जो खास गंध होती है वो बनी रहती है। ओके। लेकिन जैसे ही ये किसी बेस के कांटेक्ट में आते हैं, इनकी गंध एकदम खत्म हो जाती है। पूरी तरह खत्म, गायब। हाँ बिल्कुल। गंध महसूस ही नहीं होगी। अरे वाह, ये तो वाकई पहचानने का एक अलग ही तरीका है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? चलिए, पहचानना तो ठीक है, पर ये केमिकली कैसे बिहेव करते हैं? जैसे एसिड्स धातुओं के साथ, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? कोई खास रिएक्शन है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। जब कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस? हाँ, यानी एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दिखाता है कि एसिड्स मेटल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये लवण यानी सॉल्ट, ये सिर्फ इसी रिएक्शन से बनते हैं? ये होते क्या है असल में? जैसे खाने वाला नमक? हाँ, खाने वाला नमक मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, वो एक तरह का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ एसिड मेटल रिएक्शन से नहीं बनते। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तब भी सॉल्ट और पानी बनता है। ओह हाँ, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के असर को खत्म करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। समझ गई। और एक पीएच स्केल के बारे में भी सुना है, उसका क्या रोल है? हाँ, पीएच स्केल ये किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलिनिटी मतलब अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। मापने का? कैसे? ये आमतौर पर 0 से 14 तक होता है। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, जैसे शुद्ध पानी। 7 से कम पीएच मतलब एसिडिक, और 7 से ज्यादा पीएच मतलब बेसिक या अल्कलाइन। 0 से 14, ठीक है। इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? बायोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, हमारा शरीर ठीक से काम करे, इसके लिए हमारे खून का पीएच मान लगभग 7 से 7.5 के बहुत ही संकरे दायरे में रहना जरूरी है। सिर्फ 7 से 7.5 के बीच? इतना कम रेंज? हाँ बिल्कुल, इससे थोड़ा भी ज्यादा या कम हो जाए तो बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये हमारे शरीर में पीएच बैलेंस की इंपॉर्टेंस दिखाता है। वाकई, तो मतलब ये पीएच काफी नाजुक बैलेंस है। जी हाँ। तो हमने देखा कि अम्ल खट्टे और संक्षारक, क्षार कड़वे होते हैं। लिटमस, हल्दी, फिनोल्फिथैलिन, मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर्स रंग बदलकर, जी। हाँ, और प्याज, वनीला जैसे इंडिकेटर्स गंध बदलकर इनकी पहचान में मदद करते हैं। सही है। और एसिड की मेटल से रिएक्शन भी एक अहम केमिकल प्रॉपर्टी है, जिससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। बिल्कुल सही। ये मुख्य बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। हाँ जरूर। जरा सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किचन से लेकर बाथरूम क्लीनर तक या खेतों में मिट्टी तक ये एसिड्स और बेस कहाँ-कहाँ मिलते हैं, और अलग-अलग सिचुएशन में इन्हें पहचानना क्यों जरूरी हो सकता है। बढ़िया सवाल है, इस पे सोचिएगा जरूर।
आपकी क्या राय है, अम्ल और क्षार के और कौन से उदाहरण या उपयोग आप जानते हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। सोचिए, एक तत्व जो हमारे वायुमंडल का सिर्फ 0.04% और जमीन की ऊपरी परत का करीब 0.02% है, हाँ, बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन फिर भी ये हमारे चारों ओर की दुनिया, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर का भी मतलब आधार है। बिल्कुल। ये है कार्बन। तो ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4। 2,4, अच्छा। मतलब इसके सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यही 4 इलेक्ट्रॉन इसे दूसरे परमाणुओं के साथ मजबूत बंधन बनाने की एक गजब की क्षमता देते हैं। अच्छा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही सारा खेल करते हैं। हाँ, काफी हद तक। आज हम कार्बन के इसी अनोखेपन, इसके अलग-अलग रूपों और कुछ जरूरी यौगिकों को समझने की कोशिश करेंगे जो परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हों। अलग-अलग रूप? मतलब कार्बन एक से ज्यादा शक्लों में मिलता है? हाँ, बिल्कुल। इन्हें अपरूप या एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट को लीजिए। ग्रेफाइट, पेंसिल वाला? हाँ, वही। इसमें हर कार्बन परमाणु 3 और कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, एक परतदार संरचना में। हेक्सागोनल परतें होती हैं। अच्छा, परतें। हाँ, और परतों के बीच का बंधन कमजोर होता है। यही वजह है कि ये नरम होता है और बिजली का सुचालक भी है। पेंसिल की नोक इसी से बनती है। अच्छा, और हीरा, वो भी तो कार्बन ही है, पर वो तो बहुत कठोर होता है, एकदम उल्टा। सही कहा, बिल्कुल उल्टा। हीरे में हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से एक बहुत ही मजबूत त्रिविमीय जाल में जुड़ा होता है। टेट्राहेड्रल संरचना। 4 से जुड़ा होता है? हाँ, 4। इसी मजबूत जुड़ाव के कारण हीरा दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है और बिजली का कुचालक भी। कुचालक मतलब बिजली पास नहीं होती? नहीं होती। सोचिए, सिर्फ बंधन का तरीका बदलने से गुण कितने बदल गए। ग्रेफाइट नरम और सुचालक, हीरा कठोर और कुचालक। कमाल है। और एक और दिलचस्प अपरूप है बकमिंस्टर फुलरीन, C60। C60, ये कैसा होता है? इसका अणु फुटबॉल जैसा दिखता है। कार्बन के 60 परमाणु मिलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं। फुटबॉल जैसा? वाकई दिलचस्प है। लेकिन कार्बन की असली जादूगरी शायद कहीं और है। मैंने सुना है ये लंबी लंबी चेन बना सकता है। बिल्कुल सही। इसे कहते हैं श्रृंखलन या कैटेनेशन। कैटेनेशन। हाँ, कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी सीधी चेन, शाखाओं वाली चेन, यहाँ तक कि बंद छल्ले या रिंग्स भी बना सकते हैं। अच्छा, मतलब कार्बन खुद से ही जुड़ता जाता है? हाँ, और ये बहुत मजबूती से जुड़ता है और लंबी चेन बना सकता है बिना टूटे। ये कार्बन की सबसे असाधारण काबिलियत है। और इसी वजह से कार्बन के इतने सारे यौगिक मौजूद हैं, है ना? लाखों में। हाँ, लाखों करोड़ों में। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक रसायन की इमारत खड़ी है। जीवन के अणु भी तो कार्बन से ही बने हैं। बिल्कुल। डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, सब में कार्बन की लंबी चेन या रिंग्स होती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, ईंधन, दवाएं वगैरह, ये सब कार्बन की इसी श्रृंखलन क्षमता के कारण संभव हो पाते हैं। कोई और तत्व ऐसा नहीं कर पाता। इतनी आसानी से और इतने स्थायी रूप से नहीं। सिलिकॉन थोड़ी कोशिश करता है, पर कार्बन जैसा नहीं। अच्छा, कार्बन यौगिकों को समझने में एक और चीज आती है, सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज जिसे कहते हैं। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे मोतियों की एक माला। सजातीय श्रेणी यौगिकों का एक ऐसा समूह है जहां संरचना का मूल ढांचा यानी प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, एक जैसा रहता है। फंक्शनल ग्रुप? हाँ, फंक्शनल ग्रुप। बस कार्बन चेन की लंबाई एक नियमित तरीके से बढ़ती जाती है। जैसे हर अगले सदस्य में एक -CH2 इकाई का अंतर होता है। -CH2 का अंतर? जैसे? मिसाल के तौर पर एल्केन श्रेणी, मीथेन CH4, फिर इथेन C2H6, फिर प्रोपेन C3H8। हर बार एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, मतलब -CH2 का अंतर। अच्छा, समझी। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक ही श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण काफी मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि उनमें काम करने वाला मुख्य हिस्सा यानी प्रकार्यात्मक समूह एक जैसा होता है। रासायनिक गुण एक जैसे? हाँ, लगभग। लेकिन जैसे जैसे अणु भारी होता जाता है, उनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व, डेंसिटी वगैरह,
वो एक क्रम में बदलते जाते हैं। अच्छा, तो पैटर्न होता है एक तरह का। बिल्कुल एक पैटर्न होता है। इससे उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। और एक और शब्द आता है समावयवता, आइसोमेरिज्म। ये क्या भला है? हाँ, ये भी कार्बन की, कह सकते हैं, बहुमुखी प्रतिभा का एक और पहलू है। समावयवता का मतलब है अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही, पर संरचना अलग। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। हाँ, जैसे आप एक ही जैसे लेगो ब्लॉक से अलग-अलग खिलौने बना सकते हैं ना, हाँ हाँ। बस वैसे ही अणु सूत्र समान होने के बावजूद परमाणुओं के जुड़ने का तरीका अलग होने से यौगिकों के गुण भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अच्छा, गुण भी अलग हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन सीधी चेन और आइसोब्यूटेन शाखा वाली चेन। दोनों के क्वथनांक वाले अलग अलग होते हैं। ये तो कमाल है, मतलब सिर्फ जुड़ने का तरीका बदलने से नई चीज बन गई। हाँ, ये दिखाता है कि कार्बन कितने अलग अलग तरीकों से जुड़ सकता है। चलिए, अब कुछ जाने पहचाने कार्बन यौगिकों की बात करते हैं, जैसे इथेनॉल। ये तो काफी सुना है। इथेनॉल C2H5OH, जिसे आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, पीने वाली शराब का मुख्य घटक यही है। और ये एक बहुत अच्छा विलायक भी है। टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप वगैरह में इस्तेमाल होता है। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। अच्छा, और दूसरा इथेनोइक एसिड? हाँ, इथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसे आमतौर पर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड, सिरका वाला? बिल्कुल, पानी में इसके 5-8% घोल को ही सिरका, विनेगर कहते हैं। अचार वगैरह में परिरक्षक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड को ग्लेशियल क्यों कहते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड वो इसलिए क्योंकि शुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, करीब 17 डिग्री सेल्सियस या 290 केल्विन होता है। सिर्फ 17 डिग्री? हाँ, तो ठंडे मौसम में या सर्दियों में आसानी से जम जाता है और बर्फ जैसा दिखता है, इसीलिए ग्लेशियल नाम पड़ा। अच्छा, अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीज पर, साबुन। ये कैसे बनता है, प्रक्रिया क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन? हाँ, इसमें मूल रूप से होता क्या है कि वनस्पति तेल या जंतु वसा, जो असल में लंबी कार्बन चेन वाले फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। एस्टर? हाँ, एस्टर, उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जैसे किसी क्षार के साथ गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं? हाँ, तो एस्टर टूट जाता है और हमें मिलता है साबुन, जो कि उन फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है और साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है। अच्छा, तो तेल और कास्टिक सोडा को मिलाने से साबुन बन जाता है, मोटे तौर पर? हाँ, मोटे तौर पर यही प्रक्रिया है। लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाला हिस्सा तेल ग्रीस में घुलता है और आयनिक सिरा पानी में। और साबुन और डिटर्जेंट में क्या मुख्य अंतर है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। सबसे बड़ा व्यवहारिक अंतर है उनका कठोर पानी में व्यवहार। कठोर पानी? जिसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। हाँ, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज्यादा होते हैं। साबुन जो है वो इन आयनों से क्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिसे स्कम कहते हैं। अच्छा, वो जो सफेद सफेद जम जाता है। हाँ, वही। इससे साबुन का सफाई करने का असर कम हो जाता है और झाग भी ठीक से नहीं बनता। तो फिर डिटर्जेंट? वहीं डिटर्जेंट जो होते हैं वो अक्सर सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण या फिर अमोनियम लवण होते हैं, जिनमें क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन होते हैं। अच्छा, उनकी केमिस्ट्री अलग है। हाँ, उनकी संरचना ऐसी होती है कि उनके सिरे कठोर पानी में मौजूद कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, इसलिए वो कठोर पानी में भी प्रभावी ढंग से सफाई करते हैं और झाग भी बनाते हैं। मतलब डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है, साबुन नहीं करता। बिल्कुल, ये मुख्य अंतर है। डिटर्जेंट्स पानी में ज्यादा घुलनशील भी होते तो हैं। कुल मिलाकर कार्बन सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये तो संभावनाओं का खजाना है। इसके अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, हाँ, इसकी श्रृंखलन की अद्भुत क्षमता जिससे लाखों यौगिक बनते हैं, समावयता का जादू, सही। और इथेनॉल, एसिटिक एसिड जैसे यौगिकों से लेकर साबुन और डिटर्जेंट तक, ये हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि कार्बन की यही अनोखी बंधन क्षमता भविष्य में हमारे लिए और क्या-क्या कर सकती है। हाँ, क्या संभावनाएं हैं? नई तरह की सामग्री, मतलब मटेरियल्स बनाने से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने तक, इसकी संभावनाएं असीम लगती हैं। नैनो ट्यूब्स वगैरह भी तो कार्बन के ही हैं। हाँ, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन, ये सब नए मटेरियल हैं जिनमें अद्भुत गुण हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस साधारण से दिखने वाले तत्व में अभी और कितने राज छुपे हैं। सच में, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कार्बन के भविष्य को लेकर क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।